साल 1966 में हरियाणा के गठन के बाद से ही प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प हो रही है। कई रोचक किस्से राजनीति से जुड़े देखने को मिल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राज ठाकुर। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास कार्यक्रम में बताएंगे आपको साल 2024 से जुड़े सियासी किस्से, हरियाणा की सियासत में क्या खास देखने को मिला, प्रदेश की धरती गंवा रही उन सियासी हलचलों की जिसका गहरा प्रभाव प्रदेश पर पड़ा ही साथ सियासी गलियारों में भी खूब चर्चाएं हुई। साल की शुरुआत में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटा तो मुख्यमंत्री भी नए बनाए गए, नए कैबिनेट का विस्तार भी हुआ तो लोकसभा के चुनाव का अखाड़ा भी सजता दिखा। इधर कुछ खिलाड़ियों ने खेल छोड़कर राजनीति में कदम रख दिया तो दल बदल की राजनीति ने सियासत को पूरे तरीके से हिलाकर रख दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव सबसे ऐतिहासिक रहे। ऐसे चुनाव हरियाणा ने पहले कभी नहीं देखे थे। जो कांग्रेस जीत को लेकर फुल कॉन्फिडेंट थी, वो सीएम और डेप्यूटी सीएम पर परिणाम आने से पहले ही मंथन करती नजर आ रही थी। इधर बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए सत्ता पर काबिज हो गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी सफरनामे की और 2024 के हर एक सियासी घटनाक्रम को आपके सामने रखते हैं। हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासत की शुरुआती दिनों में हरियाणा में खूब काम किया। राज्य की धरती से जुड़कर बीजेपी की जिम्मेदारियों को निभाते आए और यही वजह भी है कि उनका एक बड़ा जुड़ाव हरियाणा से साफ साफ नजर आता है। जब भी राज्य में मोदी पहुंचते हैं तो अपने पुराने किस्से और यादों को जरूर साझा करते हैं। यह अपने आप में बड़ी बात कि जब देश का प्रधानमंत्री कहीं पहुंचता है तो वो कार्यक्रम खुद अपने आप में बड़ा हो जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सभी के दिलों पर राज करते हैं। जब वो हरियाणा आते हैं तो प्रदेश की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। 2024 में भी प्रधानमंत्री ने अपना वक्त प्रदेश के लिए निकाला और हर बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। पीएम ने राज्य से किए कई बड़े ऐलान। पीएम ने किसकी की जमकर तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से एक गहरा जुड़ाव है। वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभारी रहते हुए बीजेपी की नींव रखी थी और ये नींव इतनी मजबूत थी कि परिणाम स्वरूप देश के साथ साथ हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की ही सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब हरियाणा की धरती पर विराजमान होते हैं तब तब अपनी पुरानी यादों को जरूर प्रदेशवासियों के साथ साझा भी करते हैं। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री का गुरुग्राम दौरा कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहां से द्वारका एक्सप्रेसवे समेत करोड़ों की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया तो मनोहर लाल को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि आज तक पीएम के शब्द चर्चा में हैं। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। प्रधानमंत्री ने मनोहर लाल की तारीफों की झड़ी लगा दी तो अपने पुराने किस्से भी सुनाए। ये बेहद दिलचस्प था। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार हरियाणा की धरती पर पहुंचे। प्रधानमंत्री के आगमन से प्रदेशवासियों में अलग ही खुशी की लहर भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, हिसार, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, भिवानी, महेंद्रगढ़, पलवल, अंबाला से हुंकार भरते हुए नजर आए। हरियाणा में प्रधानमंत्री कई बार पहुंचे और लोगों का उत्साह भी बढ़ाया। जब जब प्रधानमंत्री हरियाणा पहुंचे तो एक नई ऊर्जा का संचालन भी किया।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यस्त शेड्यूल से हरियाणा के लिए हमेशा ही वक्त जरूर निकालते हैं और हर बड़े कार्यक्रम या रैली में शिरकत करने जरूर पहुंचते हैं। चाहे हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हुए हों या विधानसभा का दंगल सजा हो, चुनावी रैलियों से लेकर शपथ ग्रहण तक प्रधानमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री अपने सियासी सफर के दौरान हरियाणा में रहे हैं और यही वजह भी है कि उनका एक अच्छा खासा लगाव हरियाणा से जुड़ा है और जब जब वो राज्य पहुंचते हैं तो जरूर प्रदेश की तारीफ भी करते हुए दिखते हैं। स्पेशल डेस्क, सूर्य समाचार। हरियाणा में साल 2019 में बीजेपी जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन अगले चुनाव आते आते ये गठबंधन टूटकर बिखर गया। 2024 में लोकसभा के चुनाव तो हुए ही, उसके साथ साथ चुनाव हुए विधानसभा के, लेकिन इन चुनावों से पहले 12 मार्च को बीजेपी जेजेपी की राहें अलग अलग हो गई। जिस गठबंधन के कभी ना टूटने की बातें सुनने को मिलती थी, वो गठबंधन कैसे और क्यों टूटा, जरूर देखें। सियासत की बात आती है तो गठबंधन और दल बदल जैसे शब्द भी आम लगने लगते हैं, क्योंकि सालों से राजनीति में कई गठबंधन जनता ने देखे और कई नेताओं ने अपना दल बदला। 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी ने गठबंधन में मिलकर सरकार बनाई और 4 साल से ज्यादा वक्त में प्रदेश पर राज किया। हालांकि जब ये गठबंधन हुआ था तो विपक्ष की तरफ से बार बार गठबंधन टूटने की बात कही गई और आखिरकार वो वक्त आ गया जब 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी जेजेपी की राहें अलग हो गईं और गठबंधन टूट गया। लोकसभा चुनावों में सीटों को लेकर सहमति न बनने के कारण दोनों पार्टियों के बीच दरार आई। दरअसल साल 2019 में बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया था। 2024 में बीजेपी 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहती थी। सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच दरार आई। दुष्यंत चौटाला की तरफ से 2 सीटों की मांग की गई। बीजेपी आला नेतृत्व 1 सीट देने की बात मानने को तैयार था, लेकिन दुष्यंत 2 सीटों पर ही अड़े रहे। आपको बता दें कि सीट बंटवारे की मांग को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से भी कई बार मुलाकात की थी, लेकिन दुष्यंत भी सीटों को लेकर अड़े रहे और आखिर में ये गठबंधन टूट गया। स्पेशल डेस्क, सूर्य समाचार। एक सबसे बड़ा घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति ने तब भी देखा जब प्रदेश के मुखिया को बदल दिया गया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, मनोहर लाल की जमकर तारीफ करते हैं। हरियाणा में पीएम मनोहर लाल के साथ बैठकर बाइक पर घूमने वाले पुराने किस्से सुनाते दिखते हैं, लेकिन अगले ही दिन मनोहर लाल का इस्तीफा सामने आ जाता है। इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे के रीजंस क्या थे और उसके आगे की पटकथा कैसे लिखी गई, तमाम बातों पर यह रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी ने चला था बड़ा दांव। जब बदला गया मुख्यमंत्री का चेहरा, किसे सौंपी गई प्रदेश की कमान, किसे मिली मनोहर सौगात। 2024 में हरियाणा में हुई कई सियासी घटनाओं में से एक बहुत बड़ा घटनाक्रम तब भी देखने को मिला जब प्रदेश के मुखिया ही बदल दिए गए। हरियाणा की 9.5 साल तक कमान संभालने वाले और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया और प्रदेश की बागडोर उस समय के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी के हाथों में थमा दी गई। पहली बार नायब सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ग्रहण की, लेकिन उस वक्त प्रदेशवासियों के मन में भी कई सवाल खड़े हुए तो विपक्ष ने इसे लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया और तरह तरह की बातें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी बनी। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आए तो बीजेपी के दिग्गज नेता मनोहर लाल की जमकर तारीफ करते हुए दिखे। सीधा मंच से अमित शाह ने तो घोषणा तक कर दी कि अब मनोहर लाल को केंद्र की सरकार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और यही वजह भी रही कि लोकसभा चुनाव से पहले ही मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव करनाल सीट से लड़ा और एक बड़ी जीत हासिल भी की। देश में मोदी सरकार का गठन हुआ और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मनोहर लाल को 2 बड़े विभाग सौंपे गए। उन्हें ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय दिए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास के सहारे मनोहर लाल न केवल सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, बल्कि उनके दिए हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर बाकी के नेताओं के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किए। और यही वजह भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनोहर लाल के साथ सालों पुरानी मित्रता को बखूबी निभाया। स्पेशल डेस्क सूर्य समाचार। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटा तो सीएम भी बदले, फिर नई कैबिनेट का विस्तार हुआ। प्रदेशवासियों के लिए भी यह नया अनुभव था। नायब सरकार के साथ पहली कैबिनेट जब बनी तो इस कैबिनेट में नए चेहरों को जगह दी गई। हालांकि लोकसभा चुनाव को ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन मंत्री के पद तो भरने थे और शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। किस किस विधायक को मंत्री बनाया गया और किस तरीके के समीकरण उस दौरान देखे गए, जरूर देखें। जब टूटा बीजेपी जेजेपी गठबंधन, राजनीति में मच गया था हड़कंप। बदल गए थे हरियाणा के मुखिया, फिर से हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटना भी राजनीतिक घटनाक्रमों में काफी अहम माना गया। जब साल 2024 में बीजेपी और जेजेपी का साथ अलग हुआ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बदले गए। नायब सैनी को मुखिया का दर्जा मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने के 7 दिन बाद ही सीएम नायब सैनी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसमें नए मंत्रियों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों को शामिल किया। इनमें एक महिला विधायक को जगह मिली। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। नायब सैनी ने 12 मार्च 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ग्रहण की थी। तब उनके साथ 5 अन्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। इनमें कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल का नाम शामिल था। ये सभी पिछली मनोहर सरकार में भी मंत्री थे। हरियाणा मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 13 हो सकती है। नायब सैनी मंत्रिमंडल में डॉक्टर कमल गुप्ता को छोड़कर बाकी 7 पहली बार मंत्री बने थे। कमल गुप्ता पहले हरियाणा के यूएलबी मिनिस्टर रह चुके हैं। मंत्रिमंडल में गुरुग्राम और फरीदाबाद को भी प्रतिनिधित्व मिला। डॉक्टर कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री बने। ऐसे में नायब सैनी सरकार में 6 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल हुए। चलिए आपको बता दें कि कौन कौन मंत्री बना। डॉक्टर कमल गुप्ता को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सीमा त्रिखा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया। महिपाल ढांडा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला। असीम गोयल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। अभय सिंह यादव राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने। सुभाष सुधा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला। विशंभर सिंह बाल्मीकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने। संजय सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे पहले डॉक्टर कमल गुप्ता ने शपथ ली। उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर संस्कृत भाषा में शपथ ली और फिर सभी मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धां निष्ठा च स्थास्यामि। अहम भारतव प्रभुताम अखंडतां रक्षितामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्रिरूपेण व स्वकर्तव्यानां शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहनम करिष्यामि। ये राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा में काफी अहम माना गया है। स्पेशल डेस्क सूर्य समाचार। साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी थी करनाल लोकसभा सीट पर, जहां से दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावेदारी ठोकी थी। चुनाव में नतीजे कैसे रहे और किस लोकसभा सीट पर किसने जीत हासिल की, जरूर देखिए। साल 2024 हरियाणा के लिए खास रहा। सियासी दंगल का अखाड़ा सजा। कई दिग्गज पराजित हुए तो कुछ नेताओं ने जीत की बाजी मार ली। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद भी कुछ नेताओं ने बम्पर जीत हासिल की, जिसमें सबसे पहला नाम मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का है। हरियाणा की 9.5 साल कमान संभालने वाले
और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार लोकसभा का करनाल सीट से चुनाव लड़ा और बम्पर जीत भी हासिल की। आपको बता दें कि हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से बीजेपी ने 5 सीट पर जीत हासिल की, तो कांग्रेस ने भी 5 सीट पर जीत का परचम लहराया। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि 10 लोकसभा सीट पर किस नेता ने कहां से जीत हासिल की। अंबाला से कांग्रेस के वरुण चौधरी जीते, कुरुक्षेत्र से बीजेपी के नवीन जिंदल जीते, सिरसा से कांग्रेस की कुमारी सैलजा, हिसार से कांग्रेस के जयप्रकाश, करनाल से बीजेपी के मनोहर लाल, सोनीपत से कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी ने जीत हासिल की, तो रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा जीते, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बीजेपी के धर्मवीर सिंह, गुरुग्राम से बीजेपी के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर ने जीत का परचम लहराया। आपको बता दें कि साल 2024 में देश भर में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हुए। हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को चुनाव हुए, तो देश भर में हुए आम चुनावों के नतीजे 4 जून 2024 को घोषित हुए और एक बार फिर से देश में मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हुई। तो हरियाणा में 10 में से 5 सीटों पर कमल खिला। स्पेशल डेस्क, सूर्य समाचार। हरियाणा के दिग्गज नेता मनोहर लाल को लेकर एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। 9.5 साल तक हरियाणा की कमान संभालने के बाद मनोहर लाल को केंद्र में जगह मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घनिष्ठ मित्र मनोहर लाल को उन्होंने बड़ा तोहफा दिया। हरियाणा वासियों के लिए उनका इस्तीफा जरूर हिला देने वाला हो सकता है, लेकिन जब केंद्र में 2 बड़े मंत्रालय उन्हें सौंपे गए तो जनता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा, सियासी गलियारे में मच गया बवाल। तब प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा ऐलान। मोदी मनोहर की जोड़ी ने किया कमाल। केंद्र में मनोहर लाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। साल 2024 में हरियाणा की धरती ने सियासत में एक बड़ा बदलाव देखा, जब 9.5 साल तक प्रदेश की कमान संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस समय इस्तीफा दे दिया। समय था चुनाव का, लोकसभा का चुनाव होना था और मनोहर लाल के इस्तीफे ने सियासी गलियारे में चर्चा बटोरी। ये मुद्दा खूब सुर्खियों में आया। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। दरअसल एकाएक घटे राजनीतिक घटनाक्रम से प्रदेश अवाक था। दूसरी ओर मनोहर टीम भी समझ नहीं पाई कि आखिर हाईकमान ने ये अचानक क्या फैसला लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम पहुंचे। द्वारका एक्सप्रेसवे समेत करोड़ों की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने पीएम आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से संबोधित किया और एक तरफ प्रधानमंत्री ने मनोहर लाल की जमकर तारीफों के पुल बांधे। पीएम ने पुराने दिनों को याद करते हुए गहन मित्रता की बात बताई। पीएम ने बताया मनोहर लाल के साथ बाइक पर घुमा करते थे, लेकिन रातों रात बड़ा फैसला ले लिया गया और अगले दिन ही मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। ये झटका बहुत बड़ा था। हालांकि संघ के कुछ नेताओं ने इस घटनाक्रम के 2 महीने पहले से ही ये संकेत दे दिए थे कि मनोहर लाल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जितने सक्रिय फील्ड में मनोहर लाल नजर आ रहे थे, ये देखकर लग नहीं रहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इधर विपक्ष की तरफ से बीजेपी के इस बड़े फेरबदल को लेकर बार बार घेरा जा रहा था। अलग अलग चर्चा की जा रही थी, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि अपने गहन मित्र के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ और अहम सोच रखा था, जो सिर्फ भविष्य के गर्भ में छुपा था। इसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए। मनोहर लाल हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतरे।
करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल ने बड़ी जीत हासिल की। मनोहर लाल ने 7,39,285 वोट हासिल करके जीत हासिल की। देश में भी मोदी सरकार का गठन हुआ। मनोहर लाल को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली। मनोहर लाल को 2 अहम मंत्रालय दिए गए। मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। केंद्र में मनोहर लाल के जाने के बाद विपक्ष का भी मुंह बंद हुआ। हालांकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को लेकर ये बात कहीं न कहीं साफ हो ही गई थी कि उनको अब कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी तो जरूर मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा में चुनाव के दौरान जब आए तो रैली से स्पष्ट कर गए कि अब मनोहर लाल को कुछ बड़ा सौंपा जाएगा, और ऐसा ही देखने को मिला। मनोहर लाल को केंद्र में असल वजह पीएम मोदी की नीतियों का पालन करना और उसके साथ कैसे जनता के हित में अलग अलग परियोजनाओं को लाना है, ये भी माना जाता है। वो पीएम के दिखाए कदमों पर चलना बखूबी जानते हैं। स्पेशल डेस्क, सूर्या समाचार। राज्यसभा को लेकर भी राजनीतिक घटनाक्रम खूब देखने को मिला। जब राज्यसभा की सीटें खाली हुई तो एक बार फिर लोकसभा चुनाव के दौरान दौर देखने को मिला और दूसरी बार विधानसभा चुनाव के दौरान भी राज्यसभा की सीट खाली हुई। क्या राजनीतिक समीकरण इस दौरान बने? राज्यसभा की सीटें खाली हुई और किस नेता ने इन सीटों पर अपनी जीत दर्ज की? इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा की 5 राज्यसभा की सीटें हैं और साल 2024 में राज्यसभा को लेकर 2 राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले जब नए राज्यसभा सदस्य की नियुक्ति हुई। साल 2024 में चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों ही चुनावों में एक एक राज्यसभा की सीट भी खाली हुई, जिसे भरना भी बेहद जरूरी था। ये सीटें तब खाली हुई जब पहले दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा का सदस्य होते हुए रोहतक लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, तो राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई। जिसके बाद बीजेपी ने किरण चौधरी को राज्यसभा सदस्य बनाया। किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं। उसके बाद कृष्णलाल पंवार ने राज्यसभा का सदस्य होते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, और फिर से राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई। जिसके बाद बीजेपी ने रेखा शर्मा को राज्यसभा का सदस्य बनाया। रेखा शर्मा भी निर्विरोध राज्यसभा की सदस्य चुनी गईं। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा के खाते वाली कांग्रेस की राज्यसभा सीट अब बीजेपी के खाते में चली गई है। वजह है बहुमत का आंकड़ा जो कि बीजेपी के पास है। अब राज्यसभा की दूसरी सीट भी बीजेपी के ही खाते में गई है। स्पेशल डेस्क, सूर्या समाचार। राजनीति में दल बदलना आम बात है। बड़े बड़े दिग्गजों को हमने अपना दल बदलते हुए देखा। 2024 में भी दल बदल की राजनीति खूब देखने को मिली। सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो रहा वो थी किरण चौधरी, जो हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल की पुत्रवधू हैं। किरण चौधरी ने कांग्रेस पर राजनीतिक हत्या का आरोप लगाया और अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इधर दूसरी ओर गोल गोल घूमकर आखिर में अशोक तंवर भी कांग्रेस में शामिल हो गए। दल बदल की राजनीति। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा करारा झटका। जब दिग्गजों ने बदला पाला, राजनीति में आ गया भूचाल। राजनीति का दूसरा नाम दल बदल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा की इस धरती ने कई दिग्गजों को अपना पाला बदलते हुए देखा है। गवाह है ये धरती उस पल की जब बड़े बड़े नेताओं ने चुनावों से पहले पार्टियों को झटका दिया। ऐसा ही घटनाक्रम हमने देखा साल 2024 के विधानसभा चुनावों में भी, जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी समेत कांग्रेस को अलविदा कह दिया और दिल्ली में दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की।
इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि मैं किरण चौधरी का पार्टी में स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि इनका शरीर कांग्रेस में रहा लेकिन मन बीजेपी में रहा। किरण चौधरी और श्रुति को पार्टी में पूरा सम्मान मिलेगा। पार्टी में दो बहुत प्रमुख हस्तियां जो ठीक है वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। क्योंकि मेरा परिचय बहन किरण जी से, श्रुति जी से तो इतना ज्यादा परिचय पहले नहीं था, लेकिन अभी हुआ। लेकिन किरण जी से परिचय उस समय से जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम मिलकर के काम करते थे। इस अवसर पर मैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनका पार्टी की ओर से, हरियाणा की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने बड़े परिवार में अपने आप को शामिल किया है। आपको बता दें कि किरण चौधरी कांग्रेस से नाराज चल रही थी। किरण चौधरी ने खुलकर कई बार अपनी बात रखी। कई मुद्दों को लेकर किरण की नाराजगी देखने को मिली। टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जाहिर की, कांग्रेस में अनदेखी के आरोप लगाए, राजनीतिक हत्या के भी किरण ने आरोप लगाए। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसकी कई वजह थी। किरण चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं, महिला नेता हैं। सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद से बेटी को अकेले किरण ने पाल पोसकर बड़ा किया। भिवानी में एक अच्छा वोट बैंक होना भी वजह रही। इधर दिग्गज नेता अशोक तंवर को लेकर भी सभी हैरान रह गए, क्योंकि जो अशोक तंवर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते दिखते थे, वो घूम फिरकर वापस हरियाणा विधानसभा से पहले फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इसे संयोग कहें या प्रयोग, 3 अक्टूबर को अशोक तंवर ने 2019 में जिस कांग्रेस को अलविदा कहा, साल 2024 में बीजेपी छोड़कर उसी कांग्रेस में तंवर फिर से शामिल हो गए। खैर, ये राजनीति है, यहां कुछ भी मुमकिन है। स्पेशल डेस्क, सूर्य समाचार। जब हम दल बदल की राजनीति की बात करते हैं तो फिर 2024 के सियासी घटनाक्रम में एक और नाम जहन में आता है। प्रदेश के दिग्गज नेता और चौधरी छोटू राम की विरासत को संभालते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह, जी हां, चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने भी पाला बदला, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी की। क्या वजह रही, जानिए जरा। दल बदल की राजनीति। दिल बदले तो बदल लिए दल। जब दिग्गजों ने की घर वापसी। राजनीति में उलटफेर, राजनीति में बदलाव, दल बदलू राजनीति, ये सब सियासत में आम बात है। देश के साथ साथ हरियाणा ने भी सियासत में कई बदलाव देखे हैं। बड़े बड़े नेताओं के दल बदलते देखे हैं। 2024 की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हमने देखा, जब कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस में घर वापसी की। हालांकि इस खबर ने किसी को ज्यादा हैरान तो नहीं किया, क्योंकि सब पहले से ही जानते थे कि ऐसा कुछ जरूर होने वाला है। हालांकि बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र बीजेपी की टिकट पर हिसार से पिछले लोकसभा चुनाव में जीते। उनको इस बार टिकट को लेकर संशय बना हुआ था, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को अलविदा कहा। बीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता कांग्रेस में शामिल हुए। इससे 1 महीने पहले ही बेटे ने भी बीजेपी छोड़ दी थी। बृजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। आपको बता दें कि साल 2019 में बृजेंद्र सिंह ने आईएएस की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखा था। और चलिए आपको यह भी बता दें कि हरियाणा की सियासत में चौधरी बीरेंद्र सिंह का बड़ा नाम है। चौधरी बीरेंद्र सिंह किसान नेता सर छोटू राम के नाती हैं। बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के साथ 4 दशक से अधिक समय पुराने रिश्ते को तोड़कर साल 2014 में भाजपा में शामिल हुए थे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पहली सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। उनके पास ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का भी प्रभार था। आपको बता दें कि कांग्रेस में वापसी पर बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि ये सिर्फ मेरी घर वापसी नहीं, बल्कि विचार वापसी भी है। बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को उम्मीद जगी थी कि पार्टी को फायदा होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी मात दी।
स्पेशल डेस्क सूर्या समाचार। कहते हैं कि राजनीति का नशा ऐसा होता है जो किसी पर चढ़ जाए तो फिर आसानी से उतरता नहीं। हरियाणा को खिलाड़ियों की धरती माना जाता है और यही प्रदेश की बड़ी पहचान भी है। लेकिन अब खिलाड़ी खेल छोड़कर राजनीति में दिलचस्पी दिखाने लगे। दो बड़े पहलवानों ने खेलों को अलविदा कहकर राजनीति में कदम रख दिया। कौन से थे वो खिलाड़ी और क्या था वो पूरा घटनाक्रम, जरूर देखिए। कुश्ती का अखाड़ा। अखाड़े में जबरदस्त नजारा। प्रदेश की जान पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। जब खेल छोड़ राजनीति में हुए शामिल। कहते हैं जब राजनीति का सुरूर चढ़ता है तो वो आसानी से उतरता नहीं है, और यही वजह भी है कि इन दिनों राजनीति में काफी लोग शामिल हो भी रहे हैं। हरियाणा को खिलाड़ियों का हब माना जाता है। दूध दही का खाना हरियाणा की पहचान है, और यही पहचान खिलाड़ियों की भी पहचान है, जिसके बूते वो अपने खेल में प्रदर्शन करते हैं। हरियाणा के पहलवान खिलाड़ी भी कुश्ती के अखाड़े के बाद राजनीति के दंगल में कूद पड़े हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश की बेटी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की। पहलवानी में दोनों विदेशी धरती पर अपना दम खम दिखाते हमेशा नजर आए और देश प्रदेश का नाम रोशन भी किया। लेकिन अब दोनों ही राजनीति में अपना दम भर रहे हैं। यहां तक कि विनेश फोगाट ने 2024 विधानसभा चुनाव में जुलाना से जीत हासिल भी की। चलिए आपको विनेश के बारे में बताते हैं। विनेश फोगाट एक प्रमुख भारतीय पहलवान रहीं, जिनका जन्म 25 अगस्त 1994 को भिवानी, हरियाणा में हुआ था। वह कुश्ती से जुड़े परिवार से आती हैं। उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट एक सम्मानित कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं, जिन्होंने छोटी उम्र में उन्हें खेल से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विनेश फोगाट को 2024 के पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनके महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम फाइनल वजन में उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था। हालांकि हरियाणा की नायब सरकार ने विनेश को सिल्वर मेडल विजेता के तौर पर सम्मानित करने का ऐलान किया था। विनेश ने 2024 में राजनीति में कदम रखा। विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गईं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विनेश को जुलाना से टिकट दिया। जुलाना से विनेश ने जीत हासिल की। वहीं बजरंग पूनिया के बारे में भी हम आपको बता दें कि बजरंग पूनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हरियाणा के झज्जर जिले के खुदन गांव में हुआ था। पूनिया ने 7 साल की छोटी उम्र में ही कुश्ती शुरू कर दी थी। इस खेल में आगे बढ़ने के लिए उन्हें उनके पिता ने प्रोत्साहित किया। बजरंग पूनिया ने कुश्ती के अभ्यास के लिए स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया था। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण बजरंग पूनिया को कबड्डी और कुश्ती जैसे मुफ्त खेलों में भाग लेना पड़ा। बाद में 2015 में बजरंग पूनिया का परिवार सोनीपत चला गया, ताकि वह भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र में भाग ले सके। उनकी शादी साथी पहलवान संगीता फोगाट से हुई। बजरंग पूनिया ने 2024 में कांग्रेस ज्वाइन की। ज्वाइनिंग के बाद ही बजरंग पूनिया को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन घोषित किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा के खिलाड़ी रहे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कुश्ती में हमेशा अपना जबरदस्त दमखम दिखाते नजर आए हैं। दोनों की ही एक अच्छी फैन फॉलोइंग है। अब दोनों ही खिलाड़ी राजनीति में कदम रख चुके हैं। हालांकि खेल प्रेमी इससे थोड़े दुखी जरूर हुए थे। स्पेशल डेस्क सूर्या समाचार। हरियाणा में 2024 में हुए विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक रहे, क्योंकि राज्य में पहली बार किसी पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई। जिस बीजेपी ने साल 2014 से पहले हरियाणा पर कभी अपने दम पर राज नहीं किया था, उसी बीजेपी ने बहुमत के साथ तीसरी बार प्रचंड जीत हासिल की। इन चुनावों में खास यह भी रहा कि एग्जिट पोल और राजनीतिक विशेषज्ञों की भविष्यवाणी को धराशायी होता हुआ भी हर किसी ने देखा। – 2024 किसके लिए रहा बेमिसाल? हरियाणा का दंगल। बीजेपी का मंगल।
तीसरी बार फिर पूरा हुआ सत्ता का ख्वाब। साल 2024 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे, क्योंकि हरियाणा के सियासी दलों के साथ साथ प्रदेशवासियों ने भी ऐसा चुनाव अब तक नहीं देखा था। ये चुनाव कांग्रेस के साथ सियासी खेला कर गया, क्योंकि कांग्रेस निश्चिंत होकर बैठी थी कि सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगी। जीत से पहले ही मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात पर होड़ लगने लगी तो जश्न की तैयारियां तेज हो गईं। यहाँ तक कि भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, लेकिन समय के उलटफेर और फिजाओं के रुख ने कांग्रेस का ये सपना ऐसा तोड़ा कि परिणाम आने के कई दिनों बाद तक भी कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाई और बीजेपी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। आपको बता दें कि हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 46 का है। बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 48 सीटों पर जीत हासिल की, तो कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आईं। इधर इनेलो के खाते में 2 सीटें आईं, वहीं 3 सीटें निर्दलीय जीते। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 अब तक के सबसे खास चुनाव रहे हैं, क्योंकि इतिहास में पहले कभी किसी पार्टी ने तीसरी बार बहुमत से सरकार नहीं बनाई थी। बीजेपी ने वो कर दिखाया जो किसी और पार्टी ने नहीं किया था। खास बात तो ये रही कि जहां कांग्रेस ने बिना सीएम चेहरे पर चुनाव लड़ा, तो बीजेपी ने नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और 48 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की। ये कांग्रेस के लिए भी अब तक का सबसे बड़ा खेला था। स्पेशल डेस्क, सूर्या समाचार। साल 2024 बीजेपी के लिए नायाब रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नायब सैनी के हाथों में अचानक ही प्रदेश की कमान दे दी गई। पहली बार 12 मार्च को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। चुनावों में ज्यादा दिन का समय नहीं बचा था, लेकिन मात्र 56 दिन के कार्यकाल में ही नायब सिंह सैनी ने खुद को साबित करके दिखाया। परिणाम स्वरूप हरियाणा की जनता ने विधानसभा चुनाव में बड़ा भरोसा जताया, क्योंकि नायब सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। जब हरियाणा में सजा सियासी अखाड़ा, किसकी राजनीतिक नैया डूबी, किसमें दिखी जनता को खूबी, – 2024 बीजेपी के लिए रहा नायाब। हरियाणा बीजेपी के लिए साल 2024 नायाब रहा। ऐसा हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने पहली बार तब जब लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया, और दूसरी बार तब जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। हालांकि चुनावों से पहले ही बीजेपी की तरफ से नायब सैनी को सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया था। पहली बार 12 मार्च 2024 को नायब सैनी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की तो सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई। विपक्ष ने नायब सैनी की भूमिका पर सवाल भी खड़े किए। उस समय नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी ने खुद को साबित करके दिखाया और लोकसभा के साथ हुए करनाल विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की। ये पहला कदम था जब अपने आप को नायब सैनी ने साबित करके दिखाया, और जब विधानसभा के चुनावों के लिए नायब सैनी को लेकर सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया गया तो बड़ी जीत हासिल कर नायब सैनी ने विपक्ष का मुंह बंद करवा दिया, क्योंकि ये वो समय था जब अपने दम पर प्रदेशवासियों का भरोसा नायब सैनी जीत चुके थे। नायब सिंह सैनी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। चलिए अब आपको यह भी बता दें कि आखिर नायब सैनी का राजनीतिक सफर कैसा रहा है। नायब सैनी अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव से संबंध रखते हैं। उन्होंने यूपी की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। अंबाला में बीजेपी जिला युवा मोर्चा से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। संगठन में महासचिव और जिला अध्यक्ष जैसे पदों की कमान संभाली। हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव पद की जिम्मेदारी भी दी गई। साल 2009 में पहली बार उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की। इसके बाद साल 2012 में पार्टी ने उन्हें अंबाला में जिला अध्यक्ष बनाया। साल 2014 में नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को मात दी। बीजेपी ने भी इस चुनाव में पहली बार हरियाणा में चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी नायब सैनी को सौंपी गई। दरअसल हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी के दो और बड़े नेताओं ने सीएम पद पर दावे की पेशकश की थी। एक और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, तो वहीं सीनियर नेता राव इंद्रजीत सिंह ने भी सीएम पद पर दावेदारी ठोकी थी। लेकिन नायब सैनी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। जहाँ तक आप सब लोगों ने पूछा है, अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो हमारा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है। जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था, उस समय मैं संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज़ हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज़ जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज़ होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराज़गी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज़ हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराज़गी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं। तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। नायब सैनी हरियाणा में सैनी जाति से हैं, जिसकी राज्य में अच्छी खासी जनसंख्या है। हरियाणा में सैनी की कुल आबादी 8% के आसपास है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, हिसार और रेवाड़ी जिलों में ये समुदाय भारी संख्या में मौजूद है। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी, खासकर सैनी वोट बैंक को साधने के लिए भी नायब सैनी के नाम पर मोहर लगाई। इसके अलावा हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र ने भी बीजेपी का बहुत साथ दिया है और पिछले चुनाव में खोए हुए दलित वोट भी बीजेपी को वापस मिले हैं। बीजेपी की गैर जाट वाली छवि को सुधारा। नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर के करीबी भी माने जाते हैं। नायब सैनी अपने सौम्य, विनम्र स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। नायब सैनी ने प्रदेशवासियों के हित में कई बड़े कदम उठाए। नायब सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की। महिला, युवा, बेरोजगार, किसानों के लिए बड़े कदम उठाए। 56 दिन के कार्यकाल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की साख बचाने के लिए कई मौकों पर नायब सिंह सैनी ने खुद को साबित किया है। नायब सैनी को कम समय मिला और उन्होंने 56 दिनों में ही ऐतिहासिक फैसले लिए। यही वजह भी रही कि प्रदेशवासियों का दिल जीतने में कामयाब रहे और नायब सिंह को जनता ने भी नायाब तोहफा देते हुए सत्ता का ताज उनके सिर पर सजाया और सत्ता की कुर्सी पर बैठाया। अब सीएम नायब सैनी प्रदेशवासियों की पसंद बन चुके हैं। स्पेशल डेस्क, सूर्या समाचार। हरियाणा में साल 2019 में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने सरकार गठन में बड़ी भूमिका निभाई थी। दुष्यंत तब किंग मेकर के रूप में सामने आए थे, लेकिन साल 2024 आते आते जननायक जनता पार्टी की राजनीतिक नैया डूब गई और जिस जेजेपी ने 2019 में नई पार्टी होने के बावजूद 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वो शून्य पर आकर पहुंची। चुनावों से पहले जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने इस्तीफा दिया और फिर
एक के बाद एक बड़े झटके जेजेपी को लगे जब पिछले चुनावों में जीते विधायक ही पार्टी छोड़कर चले गए। इस बार नहीं चला किंग मेकर का जादू। विधानसभा चुनाव में पार्टी का नहीं खुला खाता। 10 से 0 पर पहुंची जेजेपी। तो क्या जेजेपी का गेम ओवर? दुष्यंत को निर्दलियों से भी मिले कम वोट। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उस समय नई नवेली जननायक जनता पार्टी ने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि नई पार्टी के 10 विधायक जीत कर आ जाएंगे और फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में जेजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई और दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया गया। दुष्यंत समेत जेजेपी के कुल 3 विधायकों को मंत्री भी बनाया गया। साल 2024 आते आते जेजेपी का ग्राफ इतना डाउन हो गया कि लोकसभा चुनाव से पहले जब भाजपा और जजपा का गठबंधन टूटा तो जेजेपी में भी काफी हलचल मच गई। इसकी शुरुआत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह के इस्तीफे से हुई, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। सिंह के इस्तीफे के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का एक साथ पार्टी से बाहर होना शुरू हो गया, जिससे जेजेपी को अपनी सभी संगठनात्मक इकाइयों को खत्म करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें जेजेपी ने दुष्यंत चौटाला की मां नैना सिंह चौटाला को हिसार से मैदान में उतारा था, जेजेपी के 10 में से 7 विधायकों ने पार्टी के प्रचार अभियान से दूरी बना ली। चुनावों से पहले जेजेपी को तगड़ा झटका तब भी लगा जब पिछली बार जीते हुए विधायकों ने ही जेजेपी को अलविदा कह दिया, जिसमें दिग्गज नेता ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, अनूप धानक, रामकरण कला, रामनिवास सुरजाखेड़ा, जोगीराम सिहाग, राम कुमार गौतम शामिल हैं। जिस पार्टी ने 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, वो 0 पर सिमटकर ही रह गई। यहां तक कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय की भी करारी हार हुई। दुष्यंत ने उचाना से चुनाव लड़ने की घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी, लेकिन अपनी सीट को दुष्यंत बचा नहीं पाए। हरियाणा में 2024 में हुए विधानसभा चुनाव जेजेपी के लिए भी बेहद खराब साबित हुए। 10 से 0 पर आना पार्टी के लिए बड़ा डाउनफॉल साबित हुआ। हालांकि अपनी हार का ठीकरा जेजेपी ने बीजेपी पर मढ़ दिया। दुष्यंत ने कहा कि जेजेपी को नुकसान बीजेपी के साथ गठबंधन करने से हुआ, लेकिन उसी बीजेपी पर जनता ने भरोसा दिखाते हुए प्रचंड आंकड़ों के साथ जीत दिलाई। स्पेशल डेस्क, सूर्य समाचार। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए खुशियां लेकर आए तो कुछ दिग्गजों के लिए बड़ी हार की छाप भी छोड़ गए। चौटाला परिवार के लिए यह चुनाव अच्छे नहीं रहे, क्योंकि अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला को हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह भी कि अभय चौटाला किसान आंदोलन में अपनी एलनाबाद सीट से इस्तीफा देकर देश में सुर्खियों में आए, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं दुष्यंत चौटाला उचाना से अपनी वापसी नहीं कर पाए। रिपोर्ट देखें। चुनाव में धराशायी हुए दिग्गज, हार का चखना पड़ा स्वाद, अपनी सीट तक नहीं बचा पाए सियासी दिग्गज, चुनावी दंगल में चौटाला हुए ध्वस्त। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए तो जाने जाएंगे, साथ ही इस चुनाव ने जो चोट दिग्गजों को दी है, वो शायद इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। कई सियासी घरानों के दिग्गजों को मात मिली, जिसमें चौटाला परिवार के 3 कद्दावर नेता भी शामिल हैं। एलनाबाद से 4 बार के विधायक अभय चौटाला भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो दुष्यंत चौटाला भी उचाना से हार गए। इधर दिग्विजय चौटाला को भी डबवाली सीट से उन्हीं के चाचा आदित्य देवीलाल से शिकस्त मिली। आपको बता दें कि अभय चौटाला एलनाबाद से 5वीं बार चुनाव लड़े। 4 बार अभय चौटाला एलनाबाद से जीत चुके हैं। कांग्रेस के भरत बेनीवाल ने अभय को पराजित किया, 14,861 वोट से शिकस्त दी। एलनाबाद सीट पर 24 साल से इनेलो का कब्जा रहा। 2009 में पूर्व सीएम ओपी चौटाला भी एलनाबाद से जीते थे। वहीं दुष्यंत चौटाला को भी 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दुष्यंत चौटाला ने उचाना सीट से चुनाव लड़ा। 2019 में दुष्यंत चौटाला इस सीट से जीते थे। बीजेपी के देवेंद्र अत्री मात्र 32 वोट से चुनाव जीत गए, तो चौटाला परिवार के एक और शहजादे को मात मिली। दिग्विजय चौटाला डबवाली सीट से चुनावी मैदान में उतरे। डबवाली सीट पर रोमांचक मुकाबला हुआ। चौटाला परिवार के 3 दिग्गज आमने सामने थे।
इनेलो के आदित्य देवीलाल ने जीत हासिल की। साल 2024 के चुनाव बेहद ही दिलचस्प रहे। कोई जीत का जश्न मना रहा था तो कोई हार के कारण दुखी था, लेकिन उम्मीदें आगे के लिए फिर भी बरकरार रहीं। स्पेशल डेस्क सूर्या समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत का सपना संजोकर रखा था, लेकिन कांग्रेस हार गई। राज्य में बीजेपी सरकार का गठन हो गया, लेकिन चुनावी परिणाम आने के 2 महीने बाद तक भी कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं किया। हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नेता विपक्ष की कुर्सी खाली नजर आई। हरियाणा विधानसभा ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। हरियाणा में पहली बार नेता प्रतिपक्ष के लिए करना पड़ रहा लंबा इंतजार। इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष बिना चला हरियाणा विधानसभा। 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। इस हार के कई कारण भी रहे, जिनमें से एक गुटबाजी, अंदरूनी कलह और आपसी सहमति न बनना रहा। चुनाव भी हो गए, बीजेपी जीत गई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव की कवायद में उलझी कांग्रेस के चुनावी नतीजों के 2 महीने बीत जाने के बाद भी हाथ खाली ही रहे। दिसंबर तक नेता विपक्ष नहीं बना, जिसको लेकर कांग्रेस की अच्छी खासी किरकिरी हुई। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा सरकार का गठन हुआ। नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 18 अक्टूबर को 4 पर्यवेक्षक भेजे थे, लेकिन विधायक दल की बैठक में हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई नाम रेस में शामिल हुए। अशोक अरोड़ा, चंद्रमोहन बिश्नोई, रघुवीर कादियान का नाम बताया गया। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी सबसे कम मानी गई। इसका कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा 2019 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। वहीं हरियाणा के इतिहास में पहली बार देखा गया कि विधानसभा के सत्र में नेता विपक्ष की कुर्सी खाली ही रही। ऐसा पहले कभी हरियाणा विधानसभा ने देखा नहीं था। इधर भूपेंद्र हुड्डा से जब भी मीडिया सवाल करती तो कोई न कोई तर्क देते हुए हुड्डा नजर आए। कभी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में व्यस्त होने की बात कहते हुए चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करने की बात कही, तो कभी हुड्डा ने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी ने भी कई महीने तक वहां नेता विपक्ष नहीं चुना था। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आ गए, नई सरकार भी बन गई। दिसंबर तक हरियाणा कांग्रेस ने नेता विपक्ष नहीं चुना। सवाल यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व आखिर क्या चाहता है? हुड्डा की जगह दूसरा नेता विपक्ष बनाना चाहता है? सवाल इससे बड़ा यह भी है कि क्या वह ऐसा कर पाएगा? हरियाणा में हुड्डा की ताकत किसी से कम नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व हुड्डा को नजरअंदाज करेगा। नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन बनेगा? कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा से ही पार्टी पर हावी रही है। बड़े बड़े नेताओं की आपसी सहमति न होना बहुत बड़ा कारण है कि 2024 चुनाव में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हार को लेकर मंथन तो पार्टी कर रही है, लेकिन इस क्षति की पूर्ति कैसे करनी है, क्या इस पर कांग्रेस काम कर पाएगी? स्पेशल डेस्क सूर्य समाचार। 2024 में हरियाणा में खूब सियासी हलचलें देखी गई, तो इस बीच कुछ नेताओं पर कार्रवाई भी देखने को मिली। जब दिग्गजों के ठिकानों पर रेड हुई और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी भी इस दौरान होती हुई नजर आई। कौन से रहे ये बड़े नेता जिनके ठिकानों पर ईडी से लेकर अलग अलग एजेंसियों की छापेमारी होती रही? जरूर देखिए। हरियाणा में 2024 में कई घटनाएं देखी गई। राजनीतिक तौर पर उठापटक भी देखने को मिली, तो चुनावी दंगल का भी नजारा सभी ने देखा। लेकिन इधर दिग्गजों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई ने भी सभी को हैरान कर डाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता रावदान सिंह के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने दिग्गज नेता रावदान की लगभग 44 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया। यह कार्रवाई मैसर्स सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और आईएलडी ग्रुप के खिलाफ की गई, जो रावदान सिंह से जुड़ी कंपनियां थीं। कुर्क की गई संपत्ति जयपुर, रेवाड़ी और दिल्ली में स्थित थी, जिनमें कई फ्लैट और भूमि शामिल हैं। इससे पहले जुलाई 2024 में भी ईडी ने रावदान सिंह और उनके परिवार के खिलाफ कई स्थानों पर छापे मारे थे, जिनमें उनकी कंपनी की वित्तीय अनियमितताओं की जांच की गई थी। इधर कांग्रेस के ही एक बड़े नेता की गिरफ्तारी भी हुई।
ईडी ने कांग्रेस नेता सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया, अवैध खनन मामले में हिरासत में लिया। सुरेंद्र पवार हरियाणा राजस्थान में खनन का काम करते थे। ईडी ने उनके बेटे को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग के ठिकानों पर भी तलाशी ली थी। तलाशी के बाद ईडी ने 5 करोड़ रुपए नकद, विदेशी हथियार और 300 से अधिक कारतूस बरामद किए थे। पवार के आवास से मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत देने वाले कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि साल 2024 में कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों पर हुई छापेमारी और गिरफ्तारी से सुर्खियों में रहे। कांग्रेस के दिग्गजों के घर ईडी की रेड ने राजनीतिक तौर पर हलचल मचाकर रख दी। कांग्रेस जहां इसे लेकर बीजेपी को कोस रही थी, तो वहीं सीएम नायब सैनी ने भी साफ कर दिया कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। ईडी को जहां भी कुछ गलत लगता है या मिलता है तो वहां कार्रवाई की जाती है। ये पूरा विषय ईडी का है। ईडी को जहां कार्रवाई की जरूरत महसूस होती है वहां कार्रवाई की जाती है। इस मामले का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस अपने घोटालों को छिपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करती है। स्पेशल डेस्क, सूर्य समाचार। साल 2024 में इनेलो के साथ भी कुछ बहुत बड़ा घटा, जिसे पार्टी के साथ साथ प्रदेश भी कभी नहीं भूल पाएगा। नफेद सिंह राठी हत्याकांड। जी हां, यह वो समय था जब 2024 की शुरुआत हो रही थी। 25 फरवरी को सरेआम इनेलो के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष नफेद सिंह राठी को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। चंद मिनटों में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कैसे इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, जरूर देखिए। वो आखिरी मिनट, ट्रेन आने पर बंद हुआ फाटक, I-20 से 4 हमलावर उतरे और फिर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग, नफे राठी पर गोलियों की बौछार, नफे राठी हत्याकांड। 2024 की शुरुआत में फरवरी का महीना भी संवेदनशील रहा। वजह नफे सिंह राठी हत्याकांड। जी हां, उस समय नफे राठी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे और 25 फरवरी को रविवार की शाम हरियाणा में हड़कंप सा मच गया जब खबर आई कि नफे राठी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है। आपको बता दें कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। नफे राठी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। अंधाधुंध फायरिंग में एक पार्टी कार्यकर्ता की भी मौत हो गई, जबकि उनके निजी सुरक्षाकर्मी और गाड़ी चालक घायल हो गए। दरअसल इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ के गांव बराही में रविवार शाम 4 बजे एक रस्म क्रिया में गए थे। इसके बाद वे शाम 4:45 बजे बहादुरगढ़ लौट रहे थे। इसके बाद 5 बजे से 5:15 में जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। पूर्व विधायक नफे सिंह की गाड़ी रविवार शाम करीब 5 बजे सांखौल बराही मार्ग के रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचती है। फाटक बंद होने के कारण गाड़ी वहां रुकती है। 5:10 पर इसके बाद हमलावरों की I-20 गाड़ी आई। हमलावर उतरकर नफे सिंह की गाड़ी के पास आए। 5:12 पर हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। हमलावरों ने नफे सिंह के करीब आकर गोली मारी। 5:15 पर हमलावर जब वारदात को अंजाम देकर अपनी गाड़ी की तरफ लपके तो आसपास मौजूद लोगों ने उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की। फिर हमलावरों ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके बाद जब हमलावर वहां से भाग निकले तो आम लोगों ने पूर्व विधायक व अन्य लोगों को संभाला। चालक बुरी तरह जख्मी था। ऐसे में मौके पर खड़े एक दूधिया ने चालक को उतारकर पिछली सीट पर बैठाकर और फिर मौके से खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल लेकर आया। यहां डॉक्टरों ने पूर्व विधायक नफे सिंह और जय किशन दलाल को बचाने की कोशिश की। काफी देर तक CPR दिया गया लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूर्व विधायक को प्राथमिक जांच में 5 से 6 गोली पेट, गर्दन और सीने में लगने की बात सामने आई। आपको बता दें कि मामला हाई प्रोफाइल था, जिसमें पुलिस के साथ कई बड़ी एजेंसियां भी मामले की जांच करने में जुटी। इस मामले में गोवा से 2 शूटर्स भी गिरफ्तार हुए थे। CBI ने अपनी चार्जशीट तैयार की, जिसमें कई आरोपियों के नाम शामिल किए गए। कई लोगों पर FIR दर्ज हुई और बहुत सी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मोटिव को लेकर चार्जशीट में कुछ क्लियर नहीं लिखा गया।
स्पेशल डेस्क सूर्या समाचार। यूं तो हरियाणा की राजनीति हमेशा ही काफी रोमांचक रही है। राज्य की धरा ने बहुत कुछ देखा है और प्रदेश की धरती साल 2024 में भी बहुत से सियासी घटनाक्रमों की गवाह बनी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।